नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित दक्षिण भारत के संगमकालीन चेर वंश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संगम काल से संबंधित कुछ चीजें देखी, कुछ चीजें चेर वंश के बारे में पढ़ी। इस वीडियो में मैं आपको चेर वंश से संबंधित सारे चीजों को पढ़ाऊंगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया वो पिछले वीडियो को देखें, जिससे कि आपको सारी चीजें समझने में काफी आसानी होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं चेर वंश। सबसे पहले शुरू करते हैं चेर वंश। चेर वंश में पहला उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में चेरपादः के रूप में आता है। इसके अलावा जब हम लोग इसके क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो पश्चिमी तमिलकम प्रदेश इसके क्षेत्र थे। वर्तमान में वो कौन से क्षेत्र है ये देखते हैं। उत्तरी त्रावणकोर, दक्षिणी मालाबार क्षेत्र, कोकण और कोचीन, ये जो क्षेत्र है वर्तमान में वही चेर वंश के क्षेत्र थे। आगे हम लोग इसके जानकारी कहां कहां से मिलती है उसके स्रोत की चर्चा करते हैं। जानकारी के स्रोत रामायण से, महाभारत से, अशोक के शिलालेख से, वार्तिक से। वार्तिक जो है वो वात्स्यायन की कृति है। रघुवंश से, रघुवंश जो है वो कालिदास की कृति है। इसके अलावा संगम साहित्य से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं कि चेर, चोल, पांड्य संगमकालीन 3 वंश है, चेल, चोल और पांड्य। तो इन तीनों में देखते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन जानकारी जो है वो इस वंश के बारे में मिलती है। सर्वाधिक प्राचीन जानकारी इस वंश के बारे में मिलती है। इसके अलावा देखते हैं कि जो सर्वाधिक जानकारी है वो भी इन तीनों में इसी वंश के बारे में मिलती है। सर्वाधिक जानकारी हमें चेर वंश के बारे में ही मिलती है। इसके अलावा क्रमबद्ध वंशावली, इन तीनों में क्रमबद्ध वंशावली चेर वंश के बारे में ही मिलती है। इसके अलावा देखते हैं कि चेर वंश के और कौन कौन से नाम है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो चेर वंश के अन्य नाम है, अन्य नाम कुटवर, कुडोवर, कुडावर। पिछले वीडियो में मैंने कुडोवर ही कह दिया था, कुडावर होता है। बिल्लावर, बनारवर, इसके अलावा पुलैयार, पुरैयार और मलैयार। पुरैयार और मलैयार ये सभी चेर वंश के अन्य नाम हैं। आगे देखते हैं कि चेर कवियों ने सेन गुटवन को सबसे महान शासक कहा है। इस वंश के सबसे महान शासक सेन गुटवन को कहा है। सेन गुटवन को इस वंश के सबसे महान शासक चेर कवियों ने कहा है। इसके राज चिन्ह है धनुष, इस वंश के राज चिन्ह है धनुष। और राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वंश के राजधानी वांजी है। वांजी को कुरुयूर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और राजधानी है तोंडी। एक शासक जो है वो उसकी राजधानी मरनदय भी थी। ठीक है।
अब तो हम लोग चेर वंश के बारे में कुछ चीजें देखे। अब हम लोग चेर वंश के शासकों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चेर वंश के कौन कौन से शासक थे, कौन महान थे, किनके क्या कार्य, किन्होंने कौन से कार्य किए, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला शासक कौन था। उदयनजेरल। इस वंश का पहला शासक जो था वो उदयनजेरल था। पहली बात तो ये कि ये पहला शासक था। दूसरी बात, एक पर्नर संगम कालीन महत्वपूर्ण महान कवि थे पर्नर, इनको पर्नार भी कहा जाता है। ये इनके समकालीन थे। इसके अलावा देखते हैं कि उदयनजेरल ने पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वीरों को इन्होंने भोजन करवाया था। इस कारण इनका नाम महाभोजक, उदयनजेरल भी महाभोजक, उदयनजेरल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि उदयनजेरल जो है उन्होंने एक पाकशाला का भी निर्माण कराया था। यहाँ पे उन्मुक्त जनता, उदयनजेरल जो पाकशाला का निर्माण करवाया था, वहां पे उन्मुक्त जनता जो है यहाँ पे भोजन करती थी। आगे हम देखते हैं दूसरे शासक। उदयनजेरल के बाद कौन से शासक आते हैं। उदयनजेरल के बाद नेदुन जेरल आदन शासक बनते हैं। नेदुन जेरल आदन जो थे ये इनके पुत्र थे, इसके अलावा देखते हैं इन्होंने अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके इन्हीं की राजधानी मरनदै थी। इन्होंने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर वहां पे यवन व्यापारियों को बंदी बनाया और उसके बाद बहुत सारे धन संपत्ति लेकर उनको छोड़ा था। इन्होंने यवन व्यापारियों को बंदी बनवाया था। इसके अलावा देखते हैं कि इनकी नौसेना शक्ति जो थी बहुत सुदृढ़ थी। इस कारण उन्होंने 7 छत्रधारी शासकों को इन्होंने पराजित किया था। 7 छत्रधारी शासकों को इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा देखते हैं कि उदयनजेरल आदन जो है चोल वंश के प्रथम शासक के साथ युद्ध करता है। उसका नाम था उरव पपहर्रे इलन जेत चेन्नी। उरव पपहर्रे इलन जेत चेन्नी जो है वो चोल वंश का प्रथम शासक था। इसके साथ इसका युद्ध होता है, इसमें ये भी मारा जाता है और ये भी मारा जाता है। इसके अलावा देखते हैं इन्होंने एक उपाधि ली थी अधिराज की उपाधि ली थी। इसके अलावा इन्होंने इमयवरम्बन की उपाधि ली थी। इमयवरम्बन का अर्थ होता है हिमालय तक की सीमा वाला, यानी कि इन्होंने हिमालय तक की सीमा को जीता था और उन्होंने वहां पे अपनी जो है राज्य चिन्ह वो भी इंगित करवाई थी। लेकिन ये बातें अतिशयोक्ति लगती है, झूठी लगती है। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को झूठा करार दिया है। आगे देखते हैं अगले शासक कौन होते हैं। अगले शासक पलयाने सेलकेलु कुट्टवन। पलयाने सेलकेलु कुट्टवन जो थे वो नेदुनजेरल आदन के छोटा भाई होते हैं। इन्होंने अपनी सीमाओं को विस्तारित किया था और इस दौरान उन्होंने कोंगू प्रदेश को जीता था। साथ ही साथ कोंगू प्रदेश के अलावा इन्होंने क्या बोलते हैं उसको,
अगप्पा के क्षेत्र को भी इन्होंने जीता था। आगे देखते हैं कि इसके इन्होंने भी उपाधि अधिराज की उपाधि लिए थे। इनका जो शासन काल है वो 130 ईस्वी माना जाता है। नेदुनजेरल आदन का शासन काल 155 ईस्वी माना जाता है। उसी के इसके जो जब अंत हुआ था तो कुछ दिनों के लिए ये शासक बने थे। इसके अलावा देखते हैं अगले शासक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगले शासक जो है वो इस वंश के सबसे महान शासक हैं सेनगुटवन। इनको धर्मपरायण सेनगुटवन भी कहा जाता है। इनको धर्मपरायण सेनगुटवन भी कहा जाता है। इन्होंने ये इतने महान शासक क्यों थे ये हम चर्चा करते हैं। ये घुड़सवारी में माहिर थे, दुर्ग भेदन में माहिर थे, सैनिक संचालन में माहिर थे और गज संचालन में माहिर थे। इन चीजों में जो एक राजा के लिए उपयुक्त होता है वो उन सब चीजों में ये माहिर थे। इन्होंने मोहुर प्रदेश को अपने नौसेना शक्ति द्वारा मोहुर प्रदेश को जीता था। पर्नर शासक जो है इनकी प्रशंसा करते हैं। पर्नर जो संगमकालीन शासक है वो इनकी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम लोग कि सेनगुटवन जो है वो पत्नी पूजा का शुभारंभ करते हैं। पत्नी पूजा ये सवाल पूछते रहता है हमेशा। पत्नी पूजा या इसको कन्नगी पूजा भी कहते हैं। इस पूजा में शामिल होने के लिए इनके समकालीन श्रीलंका के शासक जो है वो गजबाहु आते हैं। इनके समर्थन के लिए समारोह में शामिल होने के लिए श्रीलंका के शासक गजबाहु आते हैं। इन्होंने सेनगुटवन ने पत्नी पूजा और कन्नगी की याद में एक कन्नगी का मंदिर बनवाते हैं और इनकी मूर्ति भी वहां पे स्थापित करवाते हैं। आगे देखते हैं कि सेनगुटवन के बाद जो है ये बहुत सारे सेनगुटवन के बाद ये जो चेर वंश है वो बहुत सारे शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। अब हम लोग उन चीजों को देखते हैं। सेनगुटवन देख लिए, इसी को धर्मपरायण कुट्टवन कहा जाता है। आगे देखते हैं पलयाने सेनगुटवन हो गया। आगे देखते हैं अगले शासक परुन जेरल इरनपरोई। अगले शासक पेरुंजेरल इरनपरोई आते हैं। इनके बारे में है कि ये तो आदन के ये पुत्र थे। आदन के ये पुत्र थे। नेदुनजेरल आदन के ये पुत्र थे। इन्होंने अपने समकालीन शासक जो है अधिगमान को पराजित करते हैं। अधिगमान को जो कि धर्मपुर का तगडूर, ये धर्मपुर या टगडूर के शासक रहते हैं। इनको ये पराजित करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अधिगमान के बारे में कुछ चीजें की चर्चा करते हैं। अधिगमान जो है वो दक्षिण में गन्ना की खेती का शुभारंभ करते हैं।
गन्ना की खेती का शुभारंभ दक्षिण में अधिगमान करते हैं, जो कि इसके प्रतिद्वंदी होते हैं और इन्होंने इनको पराजित भी किया था। आगे एक चीज और देखते हैं कि पुटक्को इलंजेरल आदन इलंजेरल इरनपोरोई, ये जो है इसको चेर शासकों ने इस शासक को सबसे अंतिम शासक माना है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ शासक के नाम आते हैं जो कि हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एक और शासक से के बारे में चर्चा है। से का जो शासन है वो 290 ईस्वी है। इसके बारे में कुछ चीजें हैं कि इनको कहा जाता है हाथी की आंख वाला, हाथी की आंख वाला भी से को कहा जाता है। से के समकालीन एक कवित्री है औवेयर जो है वो बहुत सारे गीत इनकी से की प्रशंसा में बहुत सारे गीत लिखते हैं। साथ ही से शासक जो है वो चोल वंश के पांड्य वंश के एक शासक से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में से पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद पुनः फिर ये अपने शासन की सत्ता को स्थापित करते हैं। इसके बाद एक और शासक आते हैं, से के बाद एक और शासक आते हैं अटुकोटपुत्तु। से के बाद अटुकोटपुत्तु शासक आते हैं। इनका जो राजधानी है वो तोंडी है, इन्हीं की राजधानी तोंडी है। और इनके बाद भी बहुत सारे शासक हैं, लेकिन उनके बारे में कोई खास उपलब्धि नहीं है, उनके बारे में खास जानकारी नहीं है। एक और बात है कि टोलमी जो है, टोलमी ने वांजी के आसपास, टोंडी ने वांजी के आसपास, वांजी नगर के आसपास बहुत सारे यवन सिक्कों की मिलने की चर्चा करते हैं, जिससे प्रत्यक्ष